हेलो। 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 हाय माय डियर स्कूलो, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं संदीप सर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसके लक्ष्य क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये देखिए, हम लोग प्रकाश की जो चैप्टर 9 है उसको लेकर चले थे, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर 9 है। अगर पार्ट सेकंड की बात किया जाएगा तो मैंने डाल दिया कि चैप्टर 1 है, पार्ट सेकंड का पहला ऐसा ले लिया है। किरण प्रकाशी एवं प्रकाशिक यंत्र था। तो हमने कुछ हेडिंगों तक देखा था। अपूर्णांक की घटनाएं किन घटनाओं में बदल जाता है अपूर्णांक और किन घटनाओं में बदलता नहीं है, यहाँ तक हमने देख लिया था। और हम लोग देख ये अगले वाले लेक्चर में कवर किए थे कौन सा माध्यम सरल होता है और सॉरी सघन कौन सा माध्यम होता है और कौन सा माध्यम विरल होता है। तो सघन में मतलब क्या बताए थे बेटा कि जो कण मतलब पास पास होगा, नजदीक होगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। बहुत ही पास पास नजदीक अगर जो कण दिखाता है वो सघन होता है। और विरल के लिए मैंने बताया था जो कण मतलब क्या होता है बेटा, दूर दूर होती है, दूर दूर जो होती है वो तुम्हारा क्या होता है, विरल होता है। ये मैंने बता दिया था सघन और विरल। और कुछ चीजें मैं और चर्चा किया था कि जैसे तुम्हारा पानी हो गया, वाटर की बात करें, एयर की बात करें, हवा की बात करें, है ना। तो अभी मैं पिछला वाला मैं रिवीजन ही करवा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैं कैसे कैसे क्या की चीजें होती हैं। तो जैसे मैंने बताया, एयर हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया और कांच हो गया, और बेटा क्या होता है, हीरा हो गया। ये सभी में मतलब सघन और विरल माध्यम पाया जाता है। कोई कहे मैं ही सघन हूं तो ठीक है, मतलब अगर सॉरी इसमें अगर कोई कहे सघन है तो ठीक है। अगर लेकिन कोई दावे के साथ अगर आपसे कह रहा है कि मैं ही सघन सघन हूं, तो ये बातें गलत होती है। जैसे अगर अगर एयर कह रहा है, जो हवा कह रहा है कि मैं ही सघन हूं, दावे के साथ अगर कह रहा है बेटा कि मैं ही सघन हूं, तो क्या ये बातें गलत हो जाएगा? तो कहेगा, पानी कहेगा तुम मुझसे आकर तुलना करवा लो कि नहीं। आप थोड़ी मतलब अब कहना चाह रहे थे, इतनी दावे के साथ कह रहे कि मैं ही सघन हूँ, आपसे सघन तो मैं हूँ, है ना। एयर में तो कण मतलब दूर दूर होते हैं, लेकिन पानी में कण क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। अब कहीं पानी मतलब दावा करने लगे कि नहीं, अब तो मैं ही मतलब सघन हूँ, खुद मैं ही सघन हूँ, सघन है तो ठीक है, लेकिन कह दिया कि मैं ही सघन हूँ, तो फिर बातें यहाँ गलत हो जाएगी। कहेगा तुलना करवा लेगा, वो किससे तुलना करवा लेगा, कहाँ से तुलना करवा लेगा? कांच कहेगा आओ मुझसे तुम तुलना करवा लो। भैया कांच, क्योंकि कांच में मतलब और भी पास पास नजदीक होते हैं, पानी से भी नजदीक तुम्हारे कांच होते हैं। तो अगर कांच फिर अगर बात किया कोई कहे कि नहीं मैं ही सघन हूँ, तो उससे कहेगा तुलना करवा लो हीरा। हीरा तो उसमें और भी पास मतलब कण जो होते हैं नजदीक नजदीक होते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई अगर चीज कह रहा है कि सघन हूँ तो ठीक है, अगर दावे के साथ अगर कह रहा हूँ कि बेटा, ये कोई कहा कि तुमसे कोई दावे के साथ अगर कहा कि मैं ही सघन हूँ, तो ये बातें गलत हो जाएगी, क्योंकि एक से बना दूसरा मतलब सघन आ जाएगा, एक से बड़ा दूसरा सघन। तो हम लोग यहाँ तक मैंने पिछला लेक्चर में कवर किया था। और अब अगला हम लोग लगाएंगे हेडिंग, देखिए यहाँ अपूर्णांक है। अपूर्णांक मतलब देखेंगे रिफ्लेक्शन इंडेक्स जो होता है, अपूर्णांक किन किन घटनाओं में होता है। आगे हम लोग देखेंगे अपूर्णांक की क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यह व्यक्त करता है, कह रहा है यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कितने गुना है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कितने गुना है। अपूर्णांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना है। गुना मतलब क्या होता है, गुणा होता है। आइए जरा देखते हैं मतलब क्या कर रहा है। अपूर्णांक यह व्यक्त करता है, अपूर्णांक यह व्यक्त करता है, देखना, अपवर्तनांक, अपूर्णांक यह व्यक्त करता है, यह व्यक्त करता है, व्यक्त करता है कि एक माध्यम की एक माध्यम एक माध्यम दूसरे माध्यम माध्यम से कितना गुना है। क्या है, कितना गुना, गुना है। गुना मतलब क्या, गुणा। मतलब कह रहा है अपूर्णांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना है। अब ये सर क्या कहना चाह रहे हैं, एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना है। अब ये तुमसे कोई कहे कि इसका मात्रक बताओ, मात्रक, तो मात्रक भैया क्या होता है, बी। ये मात्रक विहीन होते हैं। मात्रक क्या होता है, ये अपूर्णांक मात्रक विहीन होते हैं, ये मात्रक विहीन होते हैं, मतलब
सर इसमें कोई अपूर्णांक पूर्ण मात्रक नहीं होता है। अगर मैं बात करूं किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे इसे खाली n से प्रदर्शित करते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, खाली n से प्रदर्शित करते हैं। बात भेजम गुस्सी क्या, खाली खाली n को जो अपूर्णांक होता है, अपूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, खाली खाली n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जैसे मतलब अपूर्णांक तुम्हें दिया रहेगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष दिया रहेगा, तो ऐसा अगर कहीं अगर दिया, इसको पढ़ने के लिए एग्जाम्पल के लिए देख लो कि कैसे रहे 1n2 अगर रहे, तो आप इसे कैसे पढ़ोगे, है ना, आप इसे पढ़ोगे जो लास्ट में दिया जाता है उसको पहले लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पढ़ोगे बेटा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक, ऐसे पढ़ोगे दूसरे माध्यम माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक, पहले माध्यम का अपूर्णांक। ऐसे आप पढ़ोगे। ऐसे अगर मैं कर दूं इसी को 2n1 कर दूं तो आप उल्टा तुरंत पढ़ोगे, यानी क्या पढ़ोगे बेटा, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, माध्यम का अपूर्णांक। आप ऐसे पढ़ोगे। अपूर्णांक की परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताओगे, क्या कहना चाह रहा है, अपूर्णांक यह व्यक्त करता है कि मतलब कि एक माध्यम की एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना है, जो पहला माध्यम है दूसरे माध्यम से कितना गुना है। और अपूर्णांक का मात्रक क्या होता है, ये मात्रक विहीन होता है, इसे खाली n से प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे कैसे पढ़ोगे, 1n2 को कब पढ़ोगे बेटा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक, और इसी प्रकार अगर 2n1 हो तो क्या पढ़ोगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। तो आई होप, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आई होगी। तो इधर देखिए थोड़ा हट जाता हूँ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। अगला चलते हैं, इसी में मैं थोड़ा और चर्चा करूंगा अपूर्णांक की बातों में कि क्या क्या कैसे होता है। अभी तो ये बताता हूँ आपको कि आपने कैसे देखा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक तथा बेटा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक आपने देख लिया। कभी कभी एक ऐसा रहता है, तुम लोग देखे होंगे, है ना, ऐसा कहीं ये रहता है। अभी ये नोट पॉइंट में आप लोग ये देखो, नोट पॉइंट में ये बात लिख लीजिएगा कि जो हवा होता है, हवा है ना, एयर को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, ना, डिनोट करते हैं। दूसरा पानी की बात करो, वाटर जल जिसे कहते हैं ना, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और कौन हो भैया, और एक चीज और है, ग्लास है ना, जिसे कांच कहते हैं ना, कांच को किससे प्रदर्शित, ग्लास, GLASS, ग्लास को जी से, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और डायमंड को डी लेते हैं, लेकिन यह तुम्हारा 3 है, चलता है। अगर डायमंड लिखना भी चाहोगे तो डी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नोट पॉइंट में मैंने चीजें लिखवाया कि ये इसके सापेक्ष रहता है, कभी ये इसके सापेक्ष रहता है, कभी ये इसके सापेक्ष रहता है। कभी देखिए ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ANG भी लिखा रहेगा। तो आप क्या पढ़ोगे, इस बात को पढ़ोगे ग्लास के सापेक्ष, यानी कांच के सापेक्ष, ऐसे पढ़ोगे बेटा, कांच के सापेक्ष सापेक्ष वायु का अपूर्णांक। वायु मतलब हवा होता है ना बेटा, एयर को हवा भी कहते हैं, वायु कहते हैं, वायु का अपूर्णांक। बात समझ में आया क्या, ANG अगर लिखा रहेगा तो कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक। कभी कभी और दर्शा दिया, AWG ऐसे, सॉरी ये क्या सर, आपको गलती कर रहे हैं, ANW रहे ऐसे,
तो ये क्या है, जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, ऐसे पढ़ेंगे। तो अपर्तनांक को पढ़ना आप लोग को मतलब जानना जरूरी था, इस सब बातों को मैंने लिखवा दिया। और थोड़ा नोट पॉइंट में ये तो देखो इसमें क्या होगा, नोट पॉइंट में इतनी बातें लिखी और थोड़ी बात मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे चलकर इसी नोट पॉइंट में थोड़ी बात और आप लोग को बता रहा हूँ कि और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, है ना बेटा। थोड़ी ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है नोट पॉइंट में अपूर्णांक में बात कर रहा है। ये मैं मान लेता हूँ कि अपूर्णांक है नोट पॉइंट में। अपूर्णांक अगर माध्यम क्या होगा, है ना, ये देखो जब मतलब बता रहा है कि अगर ये अपूर्णांक ज्यादा होगा और एक कंडीशन आता है कि अपूर्णांक कम हो, तब के लिए क्या होगा। ये दो कंडीशन दर्शाता है कि अगर अपूर्णांक ज्यादा हो तब क्या दिखाएगा और अपूर्णांक कम हो तो क्या दिखाएगा। अगर ज्यादा हो तो माध्यम क्या होगा, सघन हो गया। माध्यम कैसा होगा बेटा, सघन होगा। यदि अपूर्णांक ज्यादा होगा तो माध्यम क्या होगा, सघन होगा। यदि अपूर्णांक कम होगा तो माध्यम कैसा होगा, विरल होगा। इतनी बातें समझ में आई क्या बात बेटा। माध्यम कैसा होगा आप लोग का, विरल हो जाएगा। यानी विरल मतलब दूरे 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 दूरे, है ना भैया। सघन मतलब पास 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 पास, है ना। सघन मतलब क्या होता है, जो कण मतलब पास पास रहेगा बेटा, तो तुम्हारा क्या होगा, सघन होगा, मैंने बताया। और विरल की बात करेंगे तो मतलब भैया विरल, है ना, दूरे दूरे ग्रामे ग्रामे दूरे दूरे, तो भैया आपका विरल बताता है ये अपूर्णांक। यदि अपूर्णांक ज्यादा रहेगा तो माध्यम सघन होगा, यदि अपूर्णांक कम रहेगा तो माध्यम कैसा होगा, विरल होगा। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये यहां तक हो गया। चलिए आगे थोड़ा और मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। आपने देखा, आ जाओ नालायको, इधर तुम लोग पढ़ो, है ना। ध्यान कहीं और तुम लोग का नहीं जाना चाहिए, इसी व्हाइट बोर्ड पे रहना चाहिए कि बातों को मैं लेकर आया हूँ। अपूर्णांक के नियम, है ना, क्या कह रहा है। अपूर्णांक के कितने नियम है बेटा, अपूर्णांक के दो नियम है ना। ये देखो अपूर्णांक के नियम, अगर मैं बात करूं इनके नियम, अच्छा डाल दो सर, अपूर्णांक के नियम। नियम अगली हेडिंग है अपूर्णांक के नियम। तो इनके कितने नियम है, दो नियम है, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या है, प्रथम नियम। इससे एक तो है तुम्हारा प्रथम नियम और दूसरा है भैया द्वितीय नियम। क्या है, द्वितीय नियम। अभी आप लोग को सब एक एक क्लियर कर कर आप लोग को बता रहे हैं कि कौन सा क्या क्या चीजें होता है। अब प्रथम नियम, पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रथम नियम क्या होता है और द्वितीय नियम। चलिए हम लोग पहला देखेंगे प्रथम नियम, उसके बाद फिर द्वितीय नियम में चलते हैं। चलो मिटाएं। दो नियम आपने देखा, लिखा भी होगा। अब अपूर्णांक में पहला हेडिंग डालते हैं प्रथम नियम। क्या, प्रथम नियम। अपूर्णांक के प्रथम नियम जो होता है क्या कहलाता है, अभी आप लोग देखेंगे। पहले तो आप लोग चित्र बना लें, है ना, कि कैसा होता है। एक माध्यम हो गया, ये प्रकाश की किरण मतलब मैं मानता हूँ दोनों एक सघन है, इसको ले लेता हूँ सघन है, दूसरा के ले लेता हूँ विरल है। दो मैंने माध्यम ले लिया, एक माध्यम मैंने मान लिया सघन और दूसरा माध्यम ले लिया विरल। N1 ले लेता हूँ और N2 ले लेता हूँ, दोनों माध्यम ले लेता हूँ। एक माध्यम का अपतनांक सघन है, दूसरे माध्यम का विरल होता है। अब ये देखो क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ध्यान दीजिएगा फिगर, थोड़ा सही बनाइए इसको फिगर को। ये प्रकाश की किरण, ये आपका क्या है, अविलंब होता है, अविलंब होता है सर। ये अविलंब है, अविलंब है। और ये आपने देखा है आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु होता है। ये आपका क्या है, आपतन बिंदु है। अब ये जो किरण होती है आती हुई प्रतीत होती है, हमें आपतित किरण है। आप आपतित किरण, आपतित आपतित किरण है। आती हुई जो प्रतीत होती है भैया क्या होती है, आपतित किरण है।
आपतित किरण है ना, आपतित किरण आती हुई जो प्रतीत होती है, अब मतलब आना चाहिए तो इधर से एक तरफ से आ रही है, और इसे तो ऐसे सीधे सीधे मतलब अगर चली जाना चाहिए थी, है ना, लेकिन वो क्या करती है, ऐसे दूर हटकर थोड़ा इधर आ जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। जाना तो चाहिए, सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन दूर होकर थोड़ा अविलंब की ओर क्या कर जाती है बेटा, झुक जाती है। तो ये प्रथम नियम यही बताता है कि कहता है आपतित किरण, किरण और अपवर्तित किरण, जो आती हुई प्रतीत होती है आपतित किरण, और मतलब जो जा रही है क्या होता है, अपवर्तित किरण की बात कर रहा है। कह रहा है आपतित किरण और अपवर्तित किरण, मतलब ऐसे जो जाती हुई प्रतीत हो रही है क्या होगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये सर आपतित किरण, आपतित आपतित किरण और जाती हुई जो प्रतीत होती है क्या हो गया, अपवर्तित किरण, और अविलंब, तीनों एक ही तल में मतलब मिलते हैं। ये प्रथम नियम, यही अपवर्तनांक का जो प्रथम नियम होता है बेटा, वही कहता है कि आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, लगा लीजिए सर, आपतित यही होता है ना, ठीक है लिख लीजिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, किरण, अविलंब, क्या बेटा, अविलंब, अविलंब, तीनों एक ही तल में मिलते हैं, तीनों एक ही तल में मिलते हैं। समझ में आया क्या, ये जो प्रथम नियम था, ये फिगर से आपको पता चलता है कि एक आपका एक माध्यम है, दूसरे माध्यम में है, एक माध्यम से जो आ रही है और मतलब दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी बता रहा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण है ना, जो जाती प्रतीत और अविलंब, तीनों एक ही तल पे मिलते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, प्रथम नियम होता है, अपवर्तनांक के प्रथम नियम, यही तुमसे बता रहा है। ये समझ में आया, कहना चाह रहा जो प्रकाश की किरण होती है आपतित किरण, जो आती हुई प्रतीत होती है, और जो जा रही है अपवर्तित किरण है ना, इधर से जा रही तो इधर सीधे सीधे जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, थोड़ी दुस्साकी कर कर अविलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है ना, उधर नहीं जाती है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल में मिलते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं बेटा, अपवर्तनांक के प्रथम नियम, उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक का प्रथम नियम कहते हैं। अब चलो अपवर्तनांक का प्रथम नियम देखिए, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, है ना, ये अविलंब हो गया, और एक माध्यम सघन है, दूसरा माध्यम विरल है। कोई माध्यम हो सकता है, कोनो सरल सघन हो सकता है, कोनो विरल हो सकता है, ये डिफाइन मतलब नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सघन होगा, वो तो देखने में पता चल जाएगा। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम है, अब ध्यान देना बेटा, द्वितीय नियम को, दूसरा वाला जो नियम है, चलिए मिटा देता हूं सब, द्वितीय वाले नियम को ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि दूसरा नियम क्या कहता है अपवर्तनांक का, है ना बेटा, द्वितीय द्वितीय नियम, ये अपवर्तनांक के दूसरा नियम क्या कहलाता है, जरा हम लोग फिर डायग्राम को पहले बनाते हैं। एक ये ऐसा आ गया है ना, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये इसे ये आपका क्या है, अभी आपने देखा अविलंब है। इतनी बार मैं लिख दूंगा कि आप लोग मतलब याद ही हो जाएगा, यह क्या होगा, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण जो आती हुई प्रतीत होती है। अब एक माध्यम तुम्हारा ये जिससे जा रही है, ऐसे इसको जाना चाहिए तो सीधे सीधे, लेकिन वो क्या कर जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे बना लेती है। इनके बीच का ये मैं मानता हूँ कि थीटा, ये थीटा वन है, और इनके बीच का थीटा टू है। जो पूर्णांक मैं मानता हूँ कि थीटा वन और थीटा टू है, और मैं माध्यम मान लूँ कि माध्यम ए एन वन है और एन टू है, मतलब एक माध्यम है तो दूसरा माध्यम, अगर मैं चाल कर दूं तो बी वन है और बी टू है, एक दूसरा एक
इसकी चाल मैं मानूं तो क्या है v1 चाल, और दूसरे की मैं मान लूं चाल तो तुम्हारा क्या हो जाएगा v2। यानी आपतित किरण आती हुई और जो जाती हुई मतलब प्रतीत होती है क्या होगा, है ना, अपवर्तित किरण होती है, अपवर्तित किरण। तो ये इसमें बता रहा है, कह रहा है कि बेटा द्वितीय नियम को, है ना, स्नेल का भी नियम कह सकते हैं। द्वितीय नियम का जो प्रदर्शित करता है इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। कहीं अगर तुमसे कोई कहेगा द्वितीय नियम तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्नेल का नियम, नियम, इसे स्नेल का भी नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, है ना। दाल और नाला को तुम लोग, है ना, कभी कभी भूल जाते हो, मुझे दिक्कत लगती है कि कहीं गड़बड़ न कर दो, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा नजदीक आ रहा और ये सब बातों से पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आपतन कोण की जा, जा मतलब क्या होता है, कुज्जा, है ना। जो जा मतलब अगर दिखा रहा तो साइन दिखाता है कि साइन है, कि मतलब उसका क्या क्या जा बता रहा है। आपतन कोण की जा, है ना, आपतन कोण की, है ना, जा, जो आपतन कोण है ना, इसके बीच का जो कोण बन रहा है आपतन कोण, है ना, आई बता रहा है, आपतन कोण आई बनता है ना। और बता रहा आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण का जा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा। कह रहा है आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा सदैव, सदैव एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव बेटा क्या होता है, एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, अगर इनमें इनकी बात करो तो इनकी बीच का जो मतलब अगर बनता है आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे क्या होता है आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यही बात कहना चाह रहा है, आपतन कोण की जा यानी क्या बेटा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर की का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। बात समझ में आया क्या, इतनी बातें, ये आपका नियतांक होता है, नियतांक। अब आपने बोला सर नियतांक यन, खाली करी यन मतलब जान रहे हो, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम मतलब जा रहा है ना, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, इसलिए 1 n 2 ऐसे लगा देंगे, ये नियतांक होता है। बुक में कभी कभी खाली यही मतलब n दिया रहता है, लेकिन अगर 1 n 2 दिया रहेगा तो कोई दिक्कत मत लेना। तो ये मतलब ये कहना चाह रहा है दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जा रहा है, यानी 1 n 2 से मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ इसमें आना चाह रहा है। तो ये द्वितीय जो नियम क्या कहता है, कह रहा है आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की, है ना, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव क्या होता है, नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। बात समझ में आई क्या, ये आपका मतलब एक फार्मूला भी बनकर आता है कि साइन आई बाई साइन आर बराबर यन जो होता है आपका क्या होता है, नियतांक होता है। तो इतनी बातें समझ में आई, तो हट जाता थोड़ा देख लीजिए कि द्वितीय नियम क्या होता है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो आपने देखा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब आ रही है, एक चाल तुम्हारा v1 लग रहा है, दूसरा चाल क्या हो जा रहा है v2, ये चाल है ना, अपवर्तनांक की मतलब कौन सी वेग से मतलब ये चाल चल रही है, कौन सा चाल, और ये अविलंब हो गया, ये इनके बीच का जो कोण बन रहा है ये आपतित किरण मतलब आई और अपवर्तित किरण जो आर हो रहा है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, और ये आपतन बिंदु हो रहा है, तो इनके बीच में थीटा कोण बन रहा है, वन एक दूसरा थीटा बन रहा है और दूसरा मतलब थीटा 2 बन रहा है। तो ये बता रहा था आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, साइन आई बाई साइन आर बराबर यन जो होता है। तो ये तुम्हारा अपवर्तनांक का द्वितीय नियम भी होता है और स्नेल का भी नियम इसे कह सकते हो आप। तो ये आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। तो थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं हट रहा हूँ, देख लीजिए, उसके बाद मैं अगले वाले पे चल रहा हूँ। चलिए अब बातें यहाँ से देखते हैं बेटा, अगला क्या क्या है इसमें थोड़ा, जी अगला वाला लेते हैं टर्म को बेटा। क्या है तुम्हारा, अपवर्तनांक में संबंध, ना अगली हेडिंग है अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध क्या क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, ये फिगर मैं बना दे रहा हूँ, फिगर को ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अभी समझ में सब बातें आ जाएगी बेटा। ये आपका है ना अविलंब हो गया, ये किरण मतलब आती हुई ऐसे ऐसे चली जानी चाहिए, लेकिन वो जाती नहीं है, अविलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है।
आती हुई जो प्रतीत होती है ना। ये प्रकाश की जो किरण है आ रही थी, इसको तो चली जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो क्या कर जाती है, अविलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाती है, झुक जाती है, तो इनके बीच का कोण बनता है आपतन कोण आई, और ये आपका क्या है, अविलंब है, कई बार लिख चुके हैं अविलंब। ये आपतन कोण है, आपतन कोण है ना। ये आपतित किरण है, क्या सर, आपतित किरण है, आपतित किरण है। ये है आपका जो जा रही है अपवर्तित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। अब बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं मानता हूँ एक माध्यम पहला N1 है, दूसरा N2, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, और इनके बीच का जो चाल है, मैं मानता हूँ चाल V1 है, और ये क्या है, दूसरा चाल V2 है। तो जी इधर उधर कर सकते हो आप लोग। अब ये इतनी बातें हुई है ना, तो चाल की बात कहना चाह रहा है अभी, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अपवर्तनांक में संबंध कैसे कैसे, अपवर्तनांक में ये पूछता भी है भैया कि अपवर्तनांक में संबंध मतलब क्या, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ बच्चा खड़ा है, क्या है भैया, ये है एक गबरू जवान, यहाँ ये खड़ा होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब देख रहा है ना, यानी पहले यहाँ खड़ा होकर, मानता हूँ कि पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में देखने की, जैसे प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस जा रही है, मतलब चली जा रही है, तो बेचारा यही देख रहा है एक आदमी, मतलब यहीं से लेकर गबरू जवान है, यहाँ से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में देख रहा है ना। तब की किरण मतलब उसकी, मतलब कैसा चाल हो जाएगा, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में चाल दिखा रहा है, तब यहाँ देखेंगे क्या, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, नियम से स्नेल का नियम क्या कहता है बेटा, क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन बाई आर, ये आपका क्या दिखाता है बेटा, 1n2, ये पहला समीकरण बना देते हैं। यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, जो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अपना घुस रहा है, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपना निकाल रहे हैं। यदि इसी व्यक्ति को, इसी पार्टिकुलर व्यक्ति को, है ना, अभी तो ऐसा देख रहा है तो ऐसा कोणांक बन रहा है, लेकिन अगर यही लल्लू लाल यहाँ आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, और नीचे से कोनो टार्च लेकर क्या कर रहे हैं, देखने की क्रिया कर रहे हैं, यानी फोकस दे रहे हैं, तो यही चीज उल्टा हो जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा, उल्टा बनने लगेगा, तो यहाँ ये चीज उल्टा हो जाएगा, तुरंत के तुरंत अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा, तो साइन आर ऊपर हो जाएगा और साइन आई नीचे हो जाएगा। तो यदि प्रकाश की किरण, किरण का मार्ग उल्टा कर दिया जाए, इसमें कह रहा है, यदि अभी तो प्रकाश की किरण सीधी आ रही थी ना, सीधी से जा रही थी, लेकिन अगर मैं कह दूं यदि, यदि यदि प्रकाश, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, उल्टा नहीं सर, उल्टा, उल्टा कर दी जाए, क्या कर दी जाए, उल्टा कर दी जाए, प्रकाश की किरण उल्टा कर दिया जाए, यानी गबरू जवान नीचवा से की बार क्या करें, है ना, ये आपकी बात बैटरी लेकर फोकस मारे हैं तो ऊपर, यानी क्या बनेगा, तो यही जो आपतित किरण है, तो तुरंत का तुरंत ये जो अपवर्तित किरण है, आर की बात कर रहा है, तो ये तुरंत का तुरंत उल्टा हो जाएगा, जैसे उल्टा हो जाएगा, यदि प्रकाश की किरण उल्टा कर दिया जाए, यानी नीचे से जब फोकस मारा जाएगा, तो ये अपवर्तित किरण मतलब क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा बटे साइन आई हो जाएगा, बराबर 2n1। अब की बार क्या हो जाएगा बेटा, 2n1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से क्या करने पर, सेकंड को गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, करने पर, जरा देखिएगा गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा गुणा करने पे, देखो पहला वाला साइन आई बाई साइन आर, गुणा दूसरा का वाला साइन आर बाई साइन आई, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 1n2 गुणे 2n1, 2n
यही ना। अब आई से आई बर्बाद, आर से आर बर्बाद, यानी क्या हो जाएगा बेटा, ये इसमें हो जाएगा 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यही तो फार्मूला होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का पूर्णांक बराबर क्या होता है, ये गुणा करा जाएगा कि क्या करेगा, भाग करेगा, 2n1 हो जाएगा। चलिए यही तुम्हारा फार्मूला मिलकर बनता है। आई होप, आशा करता हूँ कि इतनी बातें समझ में थोड़ी आई होगी। एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा और मिटाकर मतलब अगला वाला क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, यहाँ से फिगर को हटा कर ना, तो यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा जरा ध्यान दीजिएगा, ये बातें उल्टा कर दी जाए। जब यहाँ से देखे हो तो ये क्या मिला है आपका, दिखाई तो दे रहा होगा। तो ये मैंने पाया सूत्र क्या, 1n2 बराबर 1/2n1, ये फार्मूला मिलकर बतनांक का चला आता है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का बतनांक अगर निकालना हो तो क्या करोगे बेटा, एक बटा यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का बतनांक ऐसे कर देंगे आप लोग, ये चीजें हो जाएगा। तो अगर ये मतलब दिया था कि द्वितीय माध्यम में अगर माध्यम ढेर सारा रहे, 1 2 3 माध्यम रहे, 4 रहे, 5 रहे, तब के लिए क्या हो जाएगा, तो जरा देखिएगा, ये तो ऐसे निकला कि जब 2 माध्यम अगर दिया रहेगा तब। अब ध्यान दीजिएगा, 2 3 ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब एक और ले लेंगे तब के लिए क्या हो जाएगा बेटा, आइए देखते हैं कि क्या माध्यम ले ले सर, लो, एक माध्यम, दूसरा माध्यम और तीसरा माध्यम, तो ऐसे जाएगा, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक निकालेंगे, फिर है ना, तीसरे के सापेक्ष पहले का, फिर तीसरे के बाद ये आ जाएगा, इस प्रकार मतलब बनता चला आएगा, यानी 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जब 2 3 माध्यम रहे, 3 4 माध्यम रहेगा, तो इसी प्रकार ये फार्मूला बनते चला जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आई होगा। तो आगे थोड़ी सी बात और मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा दिया रहेगा ANG का पूर्णांक निकालो, तो क्या करोगे बेटा, GN ये तो ले लोगे आप लोग, तो यही तो बातें हो जाएगा, GNA हो जाएगा। अगर ग्लास के सापेक्ष y का पूर्णांक अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 बटा, है ना, ये उल्टा हो जाएगा, है ना, y के सापेक्ष, है ना, ग्लास का पूर्णांक निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये बातें तुमको लिखना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा आएगा तो आप लोग लगा सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ तो यहाँ तक आप लोग को लगा होगा, ठीक बातें आई होगी। तो आप लोग अगर समझोगे इस चीज को तो बहुत ही अच्छी होगी। यदि हम मेरे द्वारा बताई गई लेक्चर आप लोग को पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बेटा, अगला नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।